हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का आपके रीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर यानी 2022 का पेपर कैसा आया था वो करवाने वाला हूँ। क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आपका रीट के अंदर बनता है ईवीएस में। तो शुरू करें आज का ये वीडियो। और अगर ईवीएस में आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ कर लीजिएगा ये पूरा जो टेस्ट मैं करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों रीट के अंदर पूछा गया कि मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, यानी किस वर्ग से बिलोंग करता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्या पक्षी है? तो ये तो बात आप सभी जानते हैं कि मगरमच्छ पक्षी तो है नहीं। यहाँ पर मत्स्य आप सोच सकते हैं लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है, मत्स्य नहीं है। यहाँ पर जल स्थलचर ये भी नहीं है। तो मगरमच्छ आता है दोस्तों सरीसृप की श्रेणी में यानी रेप्टाइल्स की श्रेणी में। यहाँ रेप्टाइल्स कौन आपके जानवर होते हैं जो रेंग कर सरक कर चलते हैं, जैसे आपका सांप हो गया, कछुआ हो गया या आपका मगरमच्छ हो गया। तो ये मगरमच्छ आपका रेप्टाइल्स कैटेगरी का है। और अगला देखेंगे 122 नंबर यानी दूसरा क्वेश्चन ईवीएस का। क्वेश्चन क्या है? सूर्य नगरी किसका नाम है? सन सिटी इज द नेम ऑफ जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या आपका जोधपुर। बताइएगा सन सिटी के नाम से दोस्तों कौन जाना जाता है? तो सन सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जयपुर को हम सब जानते हैं पिंक सिटी के नाम से जयपुर दोस्तों जाना जाता है, लेकिन सूर्य नगरी की बात आएगी तो आप जोधपुर लगाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, यानी नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये दोस्तों मोदी सरकार में शुरू किया गया है। मोदी जी की सरकार ने गंगा की सफाई करने के लिए ये अभियान नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया था। और आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि 2011 में मोदी जी की सरकार नहीं थी, 12 में नहीं थी। पहली सरकार जो बनी थी वो 14 में बनी थी। इसलिए इसका जो शुभारंभ किया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये 2014 में किया गया है, जून 2014 में। ठीक है, ये आपको तैयार हो गया। अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपका सीटेट के अंदर पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या है? देखिएगा भाई, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है तो यहाँ पर इधर हार्मोन्स दिए गए हैं, इधर आपके कार्य हैं। अब देखिए हार्मोन्स, किस हार्मोन्स का कौन सा कार्य होता है मैच करना है। तो यहाँ से एक तरीका भी सीख लीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें से एक आता है, मान लीजिए कोई एक आता है बाकी के नहीं आते हैं, तो क्या करना है? कई बार ऐसे ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, जैसे इंसुलिन जो है, इंसुलिन। तो इंसुलिन आप सबने देखा होगा कि जिसका डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाता है वो इंसुलिन लेता है, यानी ऊपर से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। तो इंसुलिन का संबंध होगा क्या? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। तो सेकंड का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड का डी मैच कर लीजिए। देखिए किसमें किसमें सेकंड का डी है। तो यहाँ सेकंड का डी इसमें तो है नहीं, फर्स्ट में, बी में भी नहीं है, सी में आपका डी मिल जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही है क्योंकि डी में भी आपका सी है सेकंड का, ना कि आपका डी। तो यहाँ पर सेकंड का डी होना चाहिए, सेकंड का डी सिर्फ सी ऑप्शन में है। तो यहाँ बस अगर नहीं आते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वृद्धि हार्मोन दोस्तों क्या है? अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा जो आपके अंग हैं उनमें वृद्धि होती है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एक हार्मोन्स है, और ये दोस्तों नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। यानी आपका अगर पुरुष में पाया जाता है, मेल में, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, यानी फीमेल के अंदर ये वाला आपका हार्मोन्स पाया जाता है। तो फिलहाल सी ऑप्शन सही है। एक एक चीज़ को अच्छे से तैयार करेंगे अगर आप सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण। यानी जब पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, तो उन्हें क्या होता है? माउंटेन पर चढ़ने के बाद सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये किस कारण होती है? खड़ी ढलान से इसका कोई संबंध नहीं है, अत्यधिक ठंडे मौसम से इसका भी कोई संबंध नहीं है, बर्फीली हवाएं इसका भी नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा? वायुदाब की कमी हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ कम वायुदाब इसका कारण होगा सांस लेने में कठिनाई का। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया ईवीएस के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर दोस्तों एक जैविक एक अजैविक घटक हैं।
जैविक घटक जो जीवित चीज़ें हैं भाई, जो जीवित चीज़ें हैं जैसे पादप यानी प्लांट जीवित है भाई, सजीव हैं, जंतु सजीव हैं, जीवाणु सजीव हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, जैविक हो जाएंगे। अजैविक के अंदर आपका एक ही बचा बी ऑप्शन, तो ये वाला आपका वायु जो है ये अजैविक घटक हो जाएगा। अगला 127 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। तो खादी को प्रमोट करने वाले महात्मा गांधी जी थे, और गांधी जी का बर्थडे जो है, हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है, यहाँ 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 जून की अगर बात करें तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये भारत की देन है। और 5 सितंबर की बात रही तो ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी आप सब जानते हैं क्या मनाया जाता है, आपका गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी क्या होता है, यहाँ पर उनका भी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दोस्तों, अगला आपका 128 नंबर क्वेश्चन जो आया था वो था तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। तो तंबाकू की अगर बात करें तो तंबाकू में कैफीन आपका कॉफ़ी में पाया जाता है। कॉफ़ी और भी पेय पदार्थ हैं, कॉफ़ी में भी आपका कैफीन पाया जाता है। अगर तंबाकू की बात करते हैं तो निकोटीन इसमें पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रेबीज रोग का कारक होता है। रेबीज ऐसे जानवर जो आपके लोमड़ी है, कुत्ता है या सियार है, इस तरीके के जानवर अगर काटते हैं तो उनकी जो जब वो काटते हैं तो एक वायरस अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, वो दोस्तों आपका रेबीज वायरस होता है। तो रेबीज रोग का कारक क्या है, वायरस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वायरस जनित और भी कई रोग हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें चिकन पॉक्स की, चिकन पॉक्स आपका क्या है, वायरस जनित है। हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, इबोला, पोलियो, आपका जीका वायरस, डेंगू जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो लिखिएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग पायरिया है, कालाजार है, पेचिस है, या आपका एक हाथी पाँव भी रोग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। और आपका मलेरिया, ये आपके क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। और एक आपका निद्रा रोग होता है, ये सारे प्रोटोजोआ जनित हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें जीवाणु जनित रोग तो इसमें प्लेग हो जाएगा, आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, तपेदिक यानी जो टीबी है, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये आपके क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया जनित हो जाएंगे। इन्हें लिख लीजिएगा, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन है 130 नंबर, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। रेशम कीट दोस्तों हमेशा किस पर पाले जाते हैं, शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं, ये आपको याद रखना है, जो सिल्क वार्म होता है। अगला क्वेश्चन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर आपका, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, कौन सा फाइबर एनिमल से प्राप्त किया जाता है। तो कपास दोस्तों क्या है, पौधे से प्राप्त होता है, कपास का पेड़ होता है। पॉलिएस्टर, नॉयलॉन, ठीक है, इसके साथ साथ आपका रेयान हो, चाहे एक्रिलिक हो, प्लास्टिक हो, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम रेशे हैं, आपके आर्टिफिशियल जो हैं वो रेशे हैं। यहाँ पर दोस्तों रेशम जो होगा ये जंतु से प्राप्त है। भाई रेशम जो है सिल्क वार्म से प्राप्त किया जाता है। और सीटेट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को, अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, तो यहाँ रेशम हो जाएगा। अगला 132 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। मानवीय स्रोत नहीं है, बताइए। यहाँ पर घरेलू बहिस्राव यानी दोस्तों घर से बहने वाला जो प्रदूषण है, पानी है, वो जल प्रदूषण का कारण होता है मानव द्वारा। वाहित जल या औद्योगिक बहिस्राव, इसमें कौन सा मानवीय स्रोत नहीं है। तो मानवीय स्रोत आपका ह्यूमस पदार्थ नहीं है, ह्यूमस मैटर मानवीय स्रोत नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पर वीडियो को आप अपनी इच्छा अनुसार लाइक शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, आपको एक सीट मिले यही प्रार्थना है, आप सरकारी अध्यापक बने। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन है, बताइए। रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या अलसी। तो अगर बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल, तो यहाँ पर अलसी हो जाएगी। गेहूं जो है वो भी आपकी क्या है, गेहूं भी रबी की फसल है। देखिए 2 अक्षर का नाम है गेहूं, ठीक है, और 2 अक्षर का रबी। यहाँ अपवाद हो सकते हैं, अलसी ही अपवाद है। तो गेहूं क्या है, रबी।
चावल कैसी फसल है? चावल की अगर बात करें तो चावल कैसी फसल हो जाएगी? ये खरीफ की फसल है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका अलसी हो जाएगा। और बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे 134 नंबर। दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य, ठीक है, इवैल्यूएशन का जो मुख्य उद्देश्य है, एम है, वो क्या है बताइए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या अनुशासन बनाना है, यानी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, परीक्षा करवाना है, प्रश्न पत्र बनवाना है, बताइए, या अधिगमकर्ता जो लर्नर है उसकी उपलब्धि देखना और उसमें सुधार लाना है? तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है भाई, इवैल्यूएशन क्यों करवाया जाता है, यहाँ पर मूल्यांकन क्यों करवाया जाता है? अनुशासन बनाने का मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। परीक्षा करवाना कोई उद्देश्य नहीं होता है, परीक्षा करवाने का उद्देश्य होता है। प्रश्न पत्र बनवाने, इसका भी कोई उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का दोस्तों उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता, यानी लर्नर क्या सीख रहा है और कितना उसने सीखा है और किस किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सकता है, कैसी उसकी पोजीशन है, ये आपका मूल्यांकन का उद्देश्य है। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? प्राचीन काल की अगर बात करें तो जो मैसेज पहुंचाए जाते थे वो माध्यम कौन होता था? तो प्राचीन समय में दोस्तों फैक्स वाली टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, मोबाइल नहीं थे, आप सबके सामने आए होंगे मोबाइल, टेलीफोन होंगे लेकिन बहुत कम लेवल पर होंगे। तो पुराने समय में हरकारा सिस्टम चलता था, जिसे डाक व्यवस्था भी बोलते हैं। चंगेज़ खान का संबंध हरकारे से है और यहाँ हरकारा सिस्टम दोस्तों आपका जो डाक सिस्टम है, ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, ये संचार का एक माध्यम होता था। तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका 136 नंबर जो क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग एड इज, ठीक है, तो ऑडियो विजुअल यानी सुनाई भी देता हो, दिखाई भी देता हो, ऐसा कौन सा माध्यम है? रेडियो में सिर्फ आप सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, चित्रों को आप देख नहीं सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, इसमें भी आप देख नहीं सकते हैं, क्या सुन सकते हैं। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको फोटो भी दिखाई देते हैं, पिक्चर भी दिखाई देती है और सुन भी सकते हैं वॉइस को। तो यहाँ पर टेलीविज़न आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत इजी पेपर ये वाला आपका ईवीएस का जो पोर्शन था पर्यावरण का, वो बहुत इजी अगले इससे पिछले वाले एग्जाम में आया था। अब आपका है अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें कौन सा तत्व नहीं होता है बताइए? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। अब तक आप समझ चुके होंगे, जरा सा भी अगर आप माइंड लगाएंगे, भाई खेल तो होना चाहिए तत्व, प्रेरणा भी, मोटिवेशन भी, इंस्पिरेशन भी होना चाहिए, सेटिस्फिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर बच्चे को क्या होना चाहिए? संतोष की भावना भी होनी चाहिए, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो कैसे चीज़ों को सीखेगा? तो यहाँ पर आपका प्ले, आपका इंस्पिरेशन और सेटिस्फैक्शन, ये सारे होने चाहिए, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फूल डोल फेयर इज हेल्ड एट, यानी फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर। तो बताइए फूल डोल का जो मेला होता है वो कहाँ लगता है? ये दोस्तों मेला लगता है शाहपुरा में, ठीक है, शाहपुरा में मेला लगता है। और ये मेला आपका चैत्र जो कृष्ण प्रतिपदा होती है उससे लेके पंचमी तक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान से संबंधित चीज़ें जान लीजिए अगर आप रीट देने जा रहे हैं, और मैं राजस्थान स्टेट से पूरा एक वीडियो आपको दे दूंगा, पूरा का पूरा राजस्थान से जुड़ी चीज़ों का, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उससे मैं आपको वीडियो दे दूंगा। अगला है आपका 139 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? आपके पिताजी, सोचिए, आपके पिताजी और उनका साला, आपके पिताजी और उनका साला आपका मामा हुआ। पिताजी के साले को ही तो मामा कहते हैं। और साले की माँ क्या हुई? पिताजी के साले की माँ, यानी आपके मामा की माँ क्या हुई? तो भाई सीधे सीधे कहें तो नानी हुई, और नानी हुई तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका 140 नंबर क्वेश्चन है। फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, यानी ये वाला जो साइन दिया गया है, ये बोर्ड जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? नीचे दिया गया यातायात जो संकेत है इंगित करता है, क्या चौराहे को इंगित करता है, क्या आपका पैदल पार पथ को इंगित करता है, संकरी पुलिया को, या रेलवे क्रॉसिंग को? तो संकरी पुलिया जब होती है तो कुछ आपने देखा होगा रोड पर कुछ इस तरीके से आपका निशान बना होता है, ठीक है, तो ये नहीं है।
रेलवे क्रॉसिंग के लिए दोस्तों आपका इस तरीके से आपका यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपकी ऐसे कुछ पटरी बनी होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से दर्शाया जाता है रेलवे क्रॉसिंग को। ये दोस्तों आपका पैदल पार पथ है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 141 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है? वंदे मातरम तो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जनगण मन हमारा क्या है? नेशनल एंथम है। शिविर पंचांग है नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों है ये क्या है? ये आपका राष्ट्रीय शक है, ठीक है। और इसको आपका 1957 यानी 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। यहाँ पर अगर जनगण मन की बात करें तो जनगण मन को 24 जनवरी और इसको आपका वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। और यहाँ राष्ट्रगान को अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जनगण मन, राष्ट्रगान को 27 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिएगा, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा भाई? अगर बात करें मंगल, तो मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। बुध, शुक्र, फिर आपका पृथ्वी होता है सूर्य से डिस्टेंस के क्रम में, तो बुध आपका क्या हो जाएगा? सूर्य का निकटतम ग्रह हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा गया है, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, तो ये सब आपका, या पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब शुक्र के उपनाम है, शुक्र को इन नामों से जाना जाता है। तो फिलहाल सी ऑप्शन मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। ऐसे यातायात के समूह जो सड़क पर चलते हैं, जो जमीन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ए कह रहा है जीप, स्कूटर, नाव। क्या आप ये नहीं जानते नाव पानी में चलती है? तो ए तो रॉन्ग हो जाएगा। साइकिल, कार, जेट। जेट आपका हवा में चलता है, ठीक है, आसमान में उड़ता है, तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस, ट्रक, ई रिक्शा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये तीनों आपके क्या हैं? ये सड़क मार्ग पर चलते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी में कह रहा बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन फ्लाइंग कार ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका ओवरऑल सही है, ठीक है। बाकी के ए, बी, डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अगला 144 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग के कारण रक्त में यानी ब्लड में प्लेटलेट्स जो होती है इनकी संख्या डाउन हो जाती है? प्लेटलेट्स काउंट जो होता है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है। चिकन पॉक्स, मधुमेह, या आपका अमीबाइसिस, या डेंगू। तो डेंगू एक ऐसा रोग है, ये बहुत घातक रोग है, और इसमें क्या है? ये मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर काटता है, और यहाँ डेंगू जब किसी व्यक्ति को डेंगू से व्यक्ति सफ़र हो जाता है तो यहाँ पर प्लेटलेट्स काउंट उसका अचानक से डाउन होने लगता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो इसमें गोगा जी, ये बात सही है, राजस्थान में इनकी मान्यता होती है। आपका रामदेव जी, पाबू जी, या फिर आपका तेजा जी, तो बताइए यहाँ पर। तो राजस्थान में दोस्तों एक लोक देवता है जिनका संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है, और ये है आपके तेजा जी। डी ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है? बताइए। जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, या राजसमंद। तो जो सोनार दुर्ग है, ठीक है, सोनार फोर्ट जो स्थित है वो आपका जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? और यहाँ पर बिश्नोई समाज की जो औरतें हैं ये अपनी छाती से, जब हिरन, कहते हैं कि हिरन की माँ जब नहीं रहती है तो ये उसे पालने पोसने के लिए बिश्नोई समाज की महिलाएं अपनी छाती से दूध पिलाती हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। तो बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण का काम करता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ेंगे दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 148 नंबर क्वेश्चन जो आपका रीड के अंदर आया था वो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो भाई अगर आप राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं यूपी का मैनचेस्टर, तो यूपी का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहते हैं। अगर मैं इंडिया का यानी भारत का मैनचेस्टर पूछ लूँ तो ये भी आपको पता होगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है।
लेकिन यहां पर अगर आपको राजस्थान का मैनचेस्टर आ जाए एग्जाम में और आप रीट दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों आपका भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नागौर जिले से 1952 में पंचायती राज सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला 149 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट जयंती फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th डे ऑफ राइजिंग मून ऑफ द चैत्र। यानी अगर हिंदी में बात करें हम तो निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। अब जो मुझे लगता है ज़्यादा जो उस टाइप के लोग होंगे ना, ये गांव से जुड़े लोग 13-14 ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये आपके बहुत ज़्यादा जो उस टाइप के लोग हैं, उस टाइप मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब जो हाई फाई स्टैंडर्ड जिनका कुछ ज़्यादा अपने को समझते हैं वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। इन चीज़ों को जानने वाले मेरी तरीके से गांव वाले होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव आपका या भाद्रपद भी बोलते हैं, कुंवार, कार्तिक, इस तरीके से आपके साल के महीने होते हैं हिंदी में। तो यहाँ अगर बात करें चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन, ठीक है, कौन सी जयंती मनाई जाती है, तो भैया ये जयंती मनाई जाती है आपकी महावीर जयंती, ठीक है, महावीर जयंती। वर्धमान के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपका राजस्थान में एक मंदिर भी बना है, वो जगह जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जहाँ जैन धर्म से संबंधित मंदिर बना है और बहुत फेमस मंदिर है। कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो देखते हैं, आ भी सकता है आपका क्वेश्चन क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जयंती आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को जो अंबेडकर जयंती है यहाँ पर कब सेलिब्रेट की जाती, कब मनाई जाती है, तो यहाँ पर अंबेडकर जयंती की अगर बात करें तो 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म जो हुआ था महू में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला आपको कमेंट बॉक्स में अच्छा बताइएगा हनुमान जयंती कब मनाई जाती है, ये आपको बताना है। अगला बढ़ेंगे और अगला आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका रीट के अंदर तो वो था हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण यानी आपका वाटर कलेक्शन जो है उसकी पुरानी संकल्पना है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, सुरंगम, कट्टा, एरिस या आपका कुला या कुल। तो यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर जल संग्रहण की जो पुरानी संकल्पना है उसका नाम है कुल, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ईवीएस का वो पोर्शन सॉल्व करवा दिया है जो प्रीवियस ईयर का है, आपका 2022 का है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रीट के अंदर पूछे जाते हैं। आपको लगातार मैं आपकी क्लास दे दूंगा, यहाँ हर रोज़ क्लास होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं चैनल पर अपलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।